एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैडो स्पायरिंग के बारे में बताया जाता है कि शैडो स्पायरिंग ऐसी डुअल टेक्निक है जिसमें हमें अपने ओपोनेंट को एक बार हिट करना होता है या फिर हमें अपने ओपोनेंट को फाइटिंग एरिना के बिल्कुल एंड पर लेकर आना है। और इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो वो पर्सन इस मैच को जीत जाता है। और इसी के साथ हमें जे और गयून का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक फाइटिंग एरिना के अंदर मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि गयून और जे दोनों की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सायरम को दिखाया जाता है जो कि जे के बारे में सोच रही होती है। और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सायरम जे को काफी ज्यादा डांट रही होती है और वो बोल रही होती है, जे क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उस मॉन्स्टर लड़की को हरा पाओगे? तुम जानते नहीं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और क्या तुम्हें अपने हाथ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? अगर तुम उससे फाइट करते हो तो इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर लोगे। और आखिर तुमने फाइट मैच के बदले में वहाँ पर काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन को क्यों रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे हरा पाओगी? तो ये बोलता है, सायरम अगर सच बताऊं तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। तो सायरम बोल रही होती है, अगर तुम ये बात जानते थे तो फिर तुमने उसे मैच के लिए चैलेंज क्यों किया था? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो ये बुरा होता है, सायरम मेरे ऊपर भरोसा करो, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इस मैच से हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और जे की बातें सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये करना क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर गयून से हार कर उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है ताकि अगर आगे चलकर स्कूल में उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो गयून से फौरन से बात कर सके, क्योंकि गयून हमारे स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयरमैन बोल रहा होता है, सायरम मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने गयून को काफी बार समझाया है लेकिन ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती और ये हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है। और इसी के साथ वो सायरम के सामने झुकते हुए उससे माफी मांग रहा होता है। तो सायरम बोल रही होती है, सर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रही और हमें यहाँ पर रुककर इन लोगों की फाइटिंग को देखना होगा। देखिए इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, सायरम मैं नहीं जानता कि आखिर ये लड़का कौन है और इसने गयून के साथ फाइट करना चूज क्यों किया, लेकिन शायद मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो गया है। और इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जिससे गयून बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम्हारा एक हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड है और अगर मैं अपने दोनों हाथों को यूज करूंगी तो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा, इसलिए मैं भी सिर्फ अपने एक हाथ को ही यूज करने वाली हूँ ताकि हम लोग एक फेयर फाइट कर सके। तो ये बात सुनकर जी बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझसे हार गई तो तुम बाद में यही कहने वाली हो कि तुम अपने दोनों हाथों को यूज नहीं कर पाई और इसलिए तुम काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में थी। तो ये बात सुनकर गयून स्माइल करती है और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है और ये मूव देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि गयून ने जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस अटैक को जे ने भी बहुत तेजी से डॉज कर लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि गयून की इतनी फास्ट स्पीड को देखकर सायरम और वो चेयरमैन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और सायरम सोच रही थी, मैं जानती थी कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा फास्ट है ये मैंने नहीं सोचा। और हम देखते हैं कि गयून एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ मूव करती है और वो जे को एक बार फिर से बहुत तेजी से किक मारती है, लेकिन जे ने इस किक को भी डॉज कर लिया होता है। और इसी वक्त चेयरमैन सायरम से बोलता है, मिस सायरम मुझे आपसे शायद सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि क्या ये लड़का सचमुच वारी हाई स्कूल में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है? क्योंकि मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो चेयरमैन सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही आसानी से गयून के तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा है और इसे देखने से ही लग रहा है कि इन अटैक्स को डॉज करने में इसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि गयून के अटैक्स को तुम उसी वक्त डॉज कर सकते हो जब तुम्हारी स्पीड गयून के जितनी फास्ट है। ये पर्सन काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि ये गयून के तमाम अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद इस लड़के ने काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन की बात जानबूझकर कही थी ताकि ये गयून को गुस्सा दिला सके, लेकिन सच तो ये है कि ये लड़का भी जानता है कि गयून इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गयून से फाइट करने पर जे को जो चीज मिल सकती है वो सिर्फ फाइटिंग एक्सपीरियंस है। और शायद ये लड़का अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गयून बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक्स कर रही होती है, लेकिन जे बस तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये फाइटिंग करते हुए रुक गए होते हैं। और इसी के साथ गयून बोल रही होती है, मैंने वारी हाई स्कूल में आज तक जितने भी लोगों से फाइट की है उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो मेरे अटैक्स को डॉज कर पाया था, लेकिन मैं अभी तक तुम्हें एक भी हिट नहीं लगा पाई हूँ। तुमने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन तुम्हारा स्टेमिना इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ टाइम पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्टेमिना और अपनी हेल्थ को रिकवर करने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये बात सुनकर जे बुरा होता है, आखिर तुम ये अचानक से मेरी हेल्थ के बारे में बात क्यों कर रही हो? और तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे बहुत ही टाइम से जानती हो। तो गयून बोलती है, ये सच है मैं तुम्हें जानती हूँ और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं तुम्हारी एक फैन हूँ।
ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ गयून बोलती है, अगर सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी उस वीडियो को जिसमें तुमने उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की है उसे 100 टाइम्स से भी ज्यादा देखा है और मैं तुम्हारी उस वीडियो की फैन हो गई हूँ और मुझे लगता है हमें इस मैच को यहीं पर ड्रॉ कर देना चाहिए क्योंकि तुम इस वक्त अपनी सही कंडीशन में नहीं हो और जब तुम हमारे वाई हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवा लोगे तो हम दोबारा से इसी मैच को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस फाइट को कैंसिल करने के लिए मेरी हेल्थ का बहाना लगा रही हो। क्या तुम्हें सच में मुझसे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हराकर तुम्हारी काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन को हासिल कर लूंगा, इसलिए तुम घबरा रही हो और तुम इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती? तो ये बात सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, अब मेरे हाथ की खीर करना बंद करो और मेरे साथ सही से फाइट करो क्योंकि मैं इस फाइट को आज और यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर वो चेयरमैन सोच रहा होता है, ये लड़का जानता है कि सायरम इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये फिर भी सायरम के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना चाहता है। क्या इसे सच में लगता है कि इसके पास गयून को हराने का कोई चांस भी है? और इसी के साथ हमें गयून को दिखाया जाता है जिसे इस वक्त जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरी होती है, मैंने अभी तुम्हें बताया था मुझे तुम्हारी वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मैंने तुम्हारी उस फाइट सीन को बहुत ही बार देखा है लेकिन तुमसे मिलकर मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ और शायद अब तुम्हें हारने के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने अटैक्स को डॉज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाली। लेकिन इसी वक्त हमें जे को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त वो आगे की तरफ मूव करता है और ये देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है जे तब से सायरम के तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा था लेकिन शायद इस बार जे पहले अटैक करने वाला है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाता है और ये देखकर गयून भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे ने बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और यहाँ पर जे ने जिस टेक्निक को यूज किया होता है वो किसी और की नहीं बल्कि गयून की ही टेक्निक होती है। और इस चीज को देखकर वो चेयरमैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। इसी के साथ सायरम हंसते हुए बोल रही होती है, ये हुई ना बात, मैं जानती थी जे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला और वो फाइट बैक जरूर करेगा। लेकिन इसी के साथ हम उस चेयरमैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं कम्प्लीटली तौर पर रॉन्ग था, मुझे लग रहा था कि ये लड़का सिर्फ अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना चाहता है लेकिन ये लड़का उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ और ये यहाँ पर सिर्फ अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज नहीं करना चाहता था बल्कि इसका रियल मोटिव गयून की स्किल्स को कॉपी करना था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और इन मूवमेंट्स को देखकर गयून भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि ये तमाम वो अटैक्स थे जिनको गयून ने जे के ऊपर किया था। और हम देखते को चेयरमैन जे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था ये लड़का बहुत ही ज्यादा वीक है और ये गयून को नहीं हरा सकता लेकिन मुझे अब पता चला है ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है और क्या अब गयून इस लड़के से जीत पाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन गयून भी इन अटैक्स को बहुत ही तेजी से डॉज कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ गयून भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे इस चीज का अंदाजा हो गया होता है कि जे ने उसकी इस पूरी टेक्निक को ही कॉपी कर लिया है। इसी के साथ जे बोल रहा होता है तुम्हारे डॉज करने का स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसे याद रखूंगा। इसी के साथ जे बोल रहा होता है आगे तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, चलो अब हमारी रियल फाइट को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमें जे के बारे में बताया जाता है कि जे बचपन से ही एक डंजन स्मगलर है लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि जे के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेचुरल टैलेंट है और वो टैलेंट ये है कि वो किसी भी पर्सन की स्किल को बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ देखने से ही कॉपी कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे ने अपने हाथ की पट्टी को निकाल कर फेंक दिया होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पर एक सीरियस स्पारिंग मैच करने वाले हैं और तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक नहीं करने वाला। तो ये बात सुनकर गयून स्माइल कर रही होती है और इसी वक्त गयून अपने अंकल को हंस लगा कर बोलती है अंकल आपने मुझे जिस अटैक स्क्वाड का बोला था कि मुझे कंपनी की तरफ से उस अटैक स्क्वाड को ज्वाइन करना है लेकिन मैंने उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे उस अटैक स्क्वाड को ज्वाइन करने से आपकी कंपनी की रेपुटेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और मैं उस अटैक स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है और वो ये है कि आप हमारी इस फाइट के दौरान में हमें इंटरप्ट नहीं करोगे। और इसी के साथ गयून जे से बोल रही होती है तो तुम मेरे रियल फाइटिंग स्टाइल को देखना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें अपना रियल फाइटिंग स्टाइल दिखाती हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि गयून एक बहुत तेज जंप लगाकर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक का डॉज कर सकते हो तो मुझे इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। और इसी वक्त गयून जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और अचानक से इतने फास्ट अटैक की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है लेकिन हम देखते हैं कि जे इस अटैक को कैसे भी करके डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हमें जे के बारे में बताया जाता है कि अगर जे किसी पर्सन की स्किल को कॉपी करना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो उस पर्सन
की तमाम मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छे से देखे, लेकिन गयून ने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अलग तरीकों को यूज किया है कि वो उसने जे के ऊपर अटैक करने से पहले किसी भी पैटर्न को यूज नहीं किया है, बल्कि उसने डायरेक्ट जे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और इस वजह से जे के लिए गयून के फाइटिंग पैटर्न को कॉपी करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ मूव करता है और वह यहाँ पर दोबारा से गयून के फाइटिंग स्टाइल को यूज करने वाला होता है। और हम देखते हैं कि गयून भी जे की इस मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जे यहाँ पर गयून की इसी टेक्निक जिसका नाम फ्लैश है उसे यूज करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने गयून के इस टेक्निक को भी मास्टर कर लिया होता है और वो गयून के ऊपर एक बहुत ही फास्ट अटैक करता है। और हम देखते हैं कि गयून ने बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी तरह गयून का अंकल इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। मुझे याद है जब गयून ने इस टेक्निक को मास्टर किया था तो उसे इस टेक्निक को मास्टर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि उसे ये पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस लड़के ने बहुत ही आसानी से इस पूरी टेक्निक को ही मास्टर कर लिया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और गयून इन तमाम अटैक्स को बहुत ही तेजी से डॉज कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जे की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अभी तक रिकवर नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना इस वक्त कंप्लीट खत्म हो चुका है। और अब जे के पास सिर्फ इतना ही स्टेमिना है कि वो गयून के ऊपर सिर्फ एक फाइनल अटैक कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ करता है और वो सोच रहा होता है मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और इसलिए मुझे गयून के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना होगा। लेकिन क्यों ना मैं गयून की इस स्किल के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दूं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे अटैक करते हुए यहीं पर रुक जाता है और इस चीज की वजह से गयून काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक करता है और हमें पता चलता है कि जे ने यहाँ पर गयून की टेक्निक में जैक की टेक्निक को भी कंबाइन कर दिया है। और इस टेक्निक को देखकर गयून भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि गयून बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर रही होती है। और इसी वक्त वो अपने राइट हैंड के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जे के ऊपर अटैक कर देती है। और ऐसे वक्त हमें उस चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो जे और गयून की फाइट को रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो रास्ते में ही रुक जाता है। ऐसी गयून बोलती है मैं जानती थी आप हमें इंटरप्ट जरूर करोगे, लेकिन आपके इंटरप्ट करने से पहले ही हमारी फाइट खत्म हो गई। ऐसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे क्योंकि काफी ज्यादा थक चुका होता है तो वो जमीन पर गिर गया होता है। ऐसे गयून हंसते हुए बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन इसी जे बोलता है नहीं तुमने मुझे हरा दिया। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। ऐसी के साथ गयून बोलती है तुम क्या क्या रहे हो, मैंने फाइट से पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने राइट हैंड को यूज नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे लास्ट अटैक में मैंने अपने राइट हैंड को भी यूज कर दिया और इसलिए अब मैं हार चुकी हूँ। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में अपनी इस बात पर पूरी उतरने वाली हो, लेकिन शायद तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम इस वक्त काफी ज्यादा एम्बेस्ड होगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, क्योंकि तुमसे फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि जे की बातें सुनकर कोई काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वो चेयरमैन भी आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है जे मुझे लगता है हमें इस मैच को यहाँ पर ड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से गयून भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को तुम्हारे साथ फाइट में यूज नहीं कर पाई और हम दोबारा से तुम लोगों का एक और न्यू मैच करवा सकते हैं जब तुम बिल्कुल रिकवर हो जाओगे और वो मैच बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से करवाया जाएगा। तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? तो जे बोलता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अब हमारा ये मैच खत्म हो चुका है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे के पास गयून आ गई होती है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है मैंने तुम्हारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लिया है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में जे से बोलती है लड़के मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं वॉरियर हाई स्कूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन हमारी फाइट से पहले अगर तुम किसी भी पर्सन से हारे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हाँ तुम भी ये चीज याद रखना कि हमारी दोबारा फाइट जरूर होगी और उस वक्त मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से हराऊंगा। और गयून की ऐसी बातें सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी तरह गयून सायरम के पास से जाते हुए बोलती है सायरम मुझे माफ करना, शायद उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, मैं आइंदा इस चीज का ख्याल रखूंगी कि एज अ सीनियर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह गयून वहाँ से जा रही होती है और वो सोच रही होती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे दोबारा फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जे और सायरम दोनों ही सोफे के ऊपर बैठे हुए होते हैं और जे बोल रहा होता है सायरम मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, मैं क्या करूँ? तो सायरम बोल रही होती है चुपचाप बैठे रहो, तुमसे किसने बोला था कि इस हालत उस लड़की के साथ फाइट करो, शुक्र मनाओ कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। इसी के साथ सायरम बोलती है मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने उस लड़की के साथ इतनी अच्छे तरीके से फाइट, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम इस फाइट को जीत गए हो, क्योंकि उसने वहाँ पर अपने राइट हैंड को यूज कर दिया था जब उसने खुद बोला था कि वो अपने एक हाथ को यूज नहीं करेगी।
तो ये बुरा होता है सायरम, अगर सच बताऊं तो रूल्स को पहले मैंने तोड़ा था। मैंने लास्ट में अपने फाइनल अटैक को करने के लिए अपने राइट हैंड को खोल लिया था ताकि मैं सही तरीके से अपनी मूवमेंट्स को परफॉर्म कर पाऊं। और अगर वहां पर वेयुन की जगह मैं होता तो शायद मैं भी अपने राइट हैंड को ही यूज करता, क्योंकि उस जगह पर अपने राइट हैंड को ही यूज करके हम उस अटैक को डॉज कर सकते थे। जिसके बाद सायरम बोलती है, जे ये बात तो मैं जानती हूँ, तुम दोनों ने ही फाइट में अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था, लेकिन अगर तुम दोनों ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करते तो क्या उस वक्त प्रेसिडेंट को हरा सकते थे। तो ये बुरा होता है सायरम, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिक्र मत करो कि बहुत ही जल्द हमारा स्कूल में न्यू मैच होने वाला है और उस वक्त तुम्हें इस चीज का पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त सायरम को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन होता है, जो कि अपने साथ यहाँ पर काफी ज्यादा पिज्जा लेकर आया होता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे ने अकेले ही काफी ज्यादा पिज्जा को खा लिया होता है और सायरम हैरान होती है कि जे कितना बड़ा बुक्कड़ है जो एक लार्ज पिज्जा को सिर्फ 2 मिनट में ही खा गया। और इसी के साथ चेयरमैन बोल रहा होता है, जे मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर अपने लिए एक सूट को रेडी करवाने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरी भतीजी के साथ फाइट करनी पड़ी। तो ये बोल रहा होता है, सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए इतना अच्छा खाना लेकर आए हो। इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोच रही होती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जे हॉस्पिटल में काफी टाइम से अनकॉन्शियस था और उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि इतना ज्यादा भूखा होने के बाद भी इसने गयुन के साथ अपनी फाइट को कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद चेयरमैन बोल रहा होता है, जे मैंने सायरम की दी हुई तमाम रिपोर्ट्स को चेक कर लिया है और मैं तुम्हारी स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि तुम्हारी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और मैं ये चीज भी डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए किस तरह का सूट तैयार करना चाहिए। और इसी के साथ वो बता रहा होता है कि वो यहाँ पर एक 4 स्टार मॉन्स्टर जो कि एक माउंटेन स्पाइडर है उसके बॉडी के मटेरियल को यूज करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे सूट के तमाम मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए हमें समुद्र के अंदर मौजूद एक मॉन्स्टर डीप सी वेल का मटेरियल भी चाहिए होगा। लेकिन आजकल उस वेल का हंट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और अब ज्यादातर लोग उस वेल को हंट नहीं करते क्योंकि उसे हंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसलिए मैं परेशान हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे सूट के इस मटेरियल को कंप्लीट कैसे करूंगा। लेकिन इसी अजय बोलता है, सर मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर आपके पास उस वेल का मटेरियल नहीं है तो आप जिस मटेरियल को चाहे उसे यूज कर सकते हैं, मुझे इस कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि उस सूट को किस मटेरियल के साथ बनाया जा रहा है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि उस सूट को बनाने वाला कौन है। क्योंकि अगर सच बताऊं तो मुझे इक्विपमेंट्स की इतनी ज्यादा पहचान नहीं है, लेकिन मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है ऐसा ही सेम ऑरा आपकी भतीजी की बॉडी के अंदर से निकल रहा था। और इसका साफ मतलब यही है कि गयोन वहाँ पर जिन टेक्निक्स को यूज कर रही थी उन टेक्निक्स को उसे किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही सिखाया है। और जिनकी ये बातें सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि सायरम भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, वाओ मैंने ये नहीं सोचा था कि वो पर्सन जिसका काम सिर्फ सूट्स को रेडी करना है वो असलियत में अपनी प्रीवियस लाइफ में एक कॉम्बैट फाइटर रह चुका है। और इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, वेल अगर सच बताऊं तो मुझे रिटायर हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और फिर कभी भी मैंने अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं तुम्हारे लिए उस सूट को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल को यूज करूंगा वो अच्छा मटेरियल होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग आपस में हैंडशेक कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, वेल जे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक मटेरियल था जिसके जरिए तुम्हारे सूट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती और मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारे सूट को कंप्लीट कर सकता था। तुमने ये तो सुना ही होगा कि अब से कुछ टाइम पहले कुछ व्हाइट रैंक हंटर्स ने एक एम्फीरियल वेब का शिकार किया था और उन्हें वहाँ से रॉयल जेली मिली थी। तो ये बात सुनकर जे और सायरम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि रॉयल जेली को ये लोग ही तो वहाँ से चोरी कर लाए थे। और इसी के साथ सायरम बोलती है, सर आखिर आप यहाँ पर उस एफिरियल वेब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वह चेयरमैन बोल रहा होता है, मिस सायरम असलियत में प्रॉब्लम ये है कि उस रॉयल जेली के साथ उस एफिरियल वेब की बॉडी में से हंटर्स को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मटेरियल भी मिला था जिसका नाम ब्लैक मैक्स है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मटेरियल था जिसका इस्तेमाल अगर किसी सूट के अंदर किया जाता तो उस सूट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था। और इसी वक्त जे को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल के अंदर किसी चीज को ड्रॉ कर रहा होता है और वो चेयरमैन को इस पिक्चर को दिखाते हुए बोलता है, सर कहीं आप इस चीज की बात तो नहीं कर रहे। और इस पिक्चर को देखकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, जी आखिर तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता है। हाँ ये चीज तो वही है जिसकी मुझे तलाश है, आखिर तुमने इसे कहाँ पर देखा था, क्या तुम्हारे पास ये चीज मौजूद है। तो ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है, वेल अगर सच बताऊं तो हाँ ये चीज मेरे पास ही है, लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया कि वो चीज मेरे ही पास है तो कहीं ये मुझे अरेस्ट न करवा दे, मैं इसे सच नहीं बता सकता। और इस वक्त वो सायरम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैंने इस चीज को सायरम के घर पर देखा था, सच में मुझे यकीन नहीं
हो रहा कि वो चीज इस तरीके से मेरे सूट के लिए काम आएगी। लेकिन इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उस बेचारी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जे के फादर को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे के फादर के पास कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि असलियत में जे का बॉस है जो कि इस वक्त जे से कॉल पर बात कर रहा होता है। अब तुम कैसे हो, क्या तुम रिकवर हो चुके हो? तो जे बोल रहा होता है बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इस वक्त कहाँ पर हो, क्या आपने खाना खा लिया? तो वो बॉस बोल रहा होता है हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे फादर के पास हूँ, वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी अब घर वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस रूम के अंदर कोई पर्सन एंटर होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सायरम का अंकल जैक है और इस वक्त उस बॉस ने भी अपने फोन को कट कर दिया होता है और इसी साथ जैक बोलता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुम कैसे हो? तो वो बॉस बोलता है क्यों ना हम इस हॉस्पिटल से बाहर चलकर बात करें क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है और वो पेशेंट इस वक्त रेस्ट कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो पर्सन अपनी नींद में से उठ जाए। तो जैक बोलता है हम यहाँ पर भी आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत क्यों है? इसी के साथ हमें जैक के बारे में बताया जाता है यूसियोंग की टीम के मेंबर्स जिन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था और वो तमाम मेंबर्स ही वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 10 हंटर्स में से एक थे। और इसी के साथ हमें जैक के बारे में बताया जाता है कि जैक टॉप हंटर्स की रैंकिंग में 7th रैंक पर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉस चलते हुए जैक के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसने अपने मोबाइल को भी तोड़ दिया होता है। और इसी वक्त वो बॉस जैक के पास आकर उसे गाली देते हुए बोलता है मुझे इस वक्त तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं अपने गुस्से को हॉस्पिटल में नहीं निकालना चाहता, तो इसीलिए अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर चलो। और इसी के साथ हमें इस बॉस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जहवान है जो कि हंटर्स की रैंकिंग में 5th नंबर पर है। लेकिन अब से बहुत साल पहले ही जहवान ने अपने हंटर की जॉब से रिटायरमेंट ले ली थी। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी चेयरमैन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और जे और सायरम दोनों ही इस बिल्डिंग में से बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ सायरम जे से बोल रही होती है वो ब्लैक वैक्स जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे वो तो वही मटेरियल है ना जो हमें रॉयल जेली के साथ मिला था, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अब तुमने डायरेक्ट मेरा नाम लगा दिया कि वो मेरे पास है। तो जे बोल रहा होता है अच्छा सॉरी यार, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और अगर मुझे कुछ भी ऐसा करना हुआ तो मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बता दूंगा। तो सायरम भी इसके लिए मान जाती है और वो बोल रही होती है अच्छा ये बताओ क्या अब तुम कहीं पर जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? लेकिन इसी के साथ जे अपने अंकल को मैसेज कर रहा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद है और उन्होंने खाना खाया है या नहीं। अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो वो उसके लिए खाना लेकर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जिसे उसके अंकल की कॉल आती है और वो जी से बोलती है जे जरा तुम यहीं पर रुको, मुझे मेरे अंकल की कॉल आ रही है, मैं अभी आई। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो चेयरमैन उस बिल्डिंग में से बाहर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है तुम यहाँ पर अकेले ही खड़े हो, क्या मिस सायरम यहाँ से जा चुकी हैं? तो जे बोलता है अरे नहीं, वो बस एक कॉल को पिक करने के लिए गई है, क्या आपको उनसे कुछ बात करनी थी? तो चेयरमैन बोलता है अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही थोड़ी पर्सनल बातें करना चाहता था। जिसके बाद वो चेयरमैन बोलता है जी असल तुम्हें बताना चाहता था वो स्किल जो तुमने आज गयून से लर्न की है उसका नाम फ्लैश है और उसे मैंने नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई यानी कि गयून के फादर ने क्रिएट किया था और उन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी। जिसके बाद अब मैंने गयून को ये टेक्निक सिखाई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पर्सन इतनी आसानी से इस टेक्निक को सिर्फ देखने से ही मास्टर कर सकता है। तो ये बात सुनकर जे फौरन से चेयरमैन से माफी मांगता है और वो बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इस टेक्निक को आपके बिना पढ़ने के ही सीख लिया, अगर आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस टेक्निक को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये बात सुनकर वो चेयरमैन बोलता है अरे नहीं जी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है और मुझे तुम्हारे इस टेक्निक को लर्न करने से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के ऊपर किसी भी पर्सन का हक नहीं है और तुमने इस स्किल के कोई कॉपीराइट चोरी नहीं किए हैं, तुमने बस एक पर्सन को अपनी टेक्निक को यूज करते हुए देखकर इस टेक्निक को लर्न किया है। वैसे मुझे ये बताओ क्या ये टेक्निक सच में इतनी ज्यादा आसान है कि तुमने इसे सिर्फ एक बार देखने से ही सीख लिया? ये बात सुनकर जी बोलता है अरे नहीं सर, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, सच बताऊं तो इतनी मुश्किल टेक्निक मैंने आज तक नहीं देखी। तो चेयरमैन हंसते हुए बोल रहा होता है क्या सच में? इसके बाद वो चेयरमैन बोलता है जी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता था, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टैलेंट है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम गयून को नहीं हरा सकते, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम गयून के साथ फाइट करते दौरान उसकी टेक्निक को ही मास्टर कर लोगे और तुम इतनी आसानी से उसे टक्कर दे पाओगे। और मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे पास ये किस तरह का टैलेंट है, लेकिन जी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आगे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के बाद तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करेंगे और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा वो लोग होंगे जिन्हें तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के बाद तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होगी और वो किसी भी कीमत पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त तुम्हारा ये टैलेंट तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि मुझे अपने इस टैलेंट को लोगों से छुपाना होगा? तो चेयरमैन
चेयरमैन बोलता है, अरे नहीं, तुम्हें इस टैलेंट को लोगों से छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा टैलेंट लाखों लोगों में सिर्फ एक के पास होता है और आखिर इसे छुपाने की जरूरत क्यों है। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, सर अगर मुझे मेरे टैलेंट को छुपाना नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है। तो वह चेयरमैन जे से बोलता है, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा खास है और ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन इस टैलेंट के साथ तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। और वो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, वो एक बहुत ही छोटा सा चेंज है। और क्या तुम्हें याद है अभी जब मैंने तुमसे बोला था कि तुमने हमारी स्किल को लर्न कर लिया है तो तुमने फौरन से मुझसे अपोलोगाइज की और तुमने बोला कि तुम इस टेक्निक को कभी भी यूज नहीं करोगे। लेकिन जे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए था और तुम्हारी आंखों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि तुम्हारा खौफ मेरे दिल के अंदर बैठ जाता। और यही चीज अब तुम्हें ठीक करनी है कि अगर कभी भी कोई पर्सन तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करे तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में इतनी ज्यादा पावर होनी चाहिए कि तुम्हारा खौफ सामने वाले इंसान के दिल में उतर जाए और वह कभी भी तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश ना करे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी भतीजी है और अब तो तुम उससे मिल भी चुके हो तो तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो ही गया होगा कि गयून किस तरह की पर्सन है। गयून के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुई, लेकिन वो जानती है कि उसे अपने सामने वाले पर्सन को किस तरह से नीचा दिखाना है। और यही रीजन है कोई भी पर्सन उसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सभी के दिलों में गयून के लिए एक अलग ही खौफ मौजूद है। लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सायरम भागती हुई आ गई होती है और वो बुरी होती है, जे मेरे अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि एक छोटा सा इशू हो गया है। तो बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो आकर सायरम से उसके मोबाइल को ले लेता है और इसी के साथ सायरम का अंकल जे से बोल रहा होता है, जे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम अपने डंजन वाले एरिया पर आ सकते हो। तो जे बोलता है, सर आखिर हुआ क्या है, क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन जैक जे को कुछ ऐसा बताता है कि जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये सब कैसे हुआ, वो ठीक तो है ना। इसके बाद हमें नेक्स्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे का बॉस अपने स्मगलर वाली मीटिंग्स को अटेंड करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जे के साथ सायरम भी आ चुकी होती है और सायरम जे से पूछ रही होती है आखिर ये किस तरह की जगह है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जे बता रहा होता है यहाँ पर कुछ एंट्रेंस मौजूद है जिनके जरिए हम डंजन एरियाज में जा सकते हैं, यानी कि तुम ऐसा कह सकती हो कि यहाँ पर उन डंजन्स के पोर्टल्स मौजूद हैं। लेकिन इसी वक्त जे कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही जैक और उसका साथी खड़ा होता है, लेकिन इन दोनों की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है। और इसी के साथ जैक बोलता है वो अंदर मौजूद है, मैंने उसे बोला भी है कि मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। यह सुनकर जे सोच रहा होता है आखिर इन दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है, क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है आखिर आप दोनों के दरमियान में हुआ क्या है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर उस बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो कि जे से बोल रहा होता है, लड़के क्या तुम जानते हो तुम हमारी अटैक स्क्वाड के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। जब से मैंने सभी लोगों को ये बताया है कि तुमने जैक के फेस पर एक हिट लगाई थी और तुमने जैक को इंजर्ड कर दिया। तो ये बात सुनकर जे तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है हमारी स्क्वाड के जो कैप्टन है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो हमारी स्क्वाड में जरूर आना। लेकिन इसी के साथ जैक वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है अब हमें यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सायरम भी जैक के साथ यहाँ से जा रही होती है, जिसके बाद हम जे को देखते हैं जो कि इस डंजन के गेट को ओपन करके इस डंजन के अंदर आ चुका होता है। और इसी के साथ वो बोलता है जब मुझे कॉल की गई थी मुझे लगा था कि आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं, तो आखिर आप यहाँ से वापस क्यों नहीं गए। लेकिन इसी के साथ वो बॉस बोलता है मैं देखने में तुम्हें इंजर्ड नहीं लग रहा हूँ, लेकिन सच बात तो यह है मेरी कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि मेरी प्राइड अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी बॉडी की फिजिकल कंडीशन वैसी नहीं है जैसी मैं आज से कई साल पहले था। और मुझे ये भी नहीं लगा था कि वो कमीना यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद है। और इसी के साथ वो बोलता है हे जे तुम्हारे पास क्या लाइटर मौजूद है। तो जे बोलता है बॉस आपको पता तो है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो वो बॉस बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वहाँ पर नीचे जाओ और जाकर मेरे लिए थोड़ी सी आग लेकर आओ। लेकिन इसी के साथ जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो देखता है कि इस जगह पर जो पूरी डंजन होती है के अंदर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं। और इस जगह को देखने के बाद जे को इस चीज का अंदाजा हो चुका होता है कि इस जगह पर इन लोगों की एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई है। और इसी के साथ जे इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम दोनों में यहाँ पर कितनी बड़ी फाइट हुई है। तो वो बॉस बुरा होता है मैं तो उस कमीने को आज जलाकर राख बनाने वाला था, लेकिन उसके साथ वो जो लड़का मौजूद था उसकी डिफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा है और उसने मेरे तमाम अटैक से ही जैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लिया। जिसके बाद जे अपने बॉस से बोल रहा होता है सर असल में कुछ ऐसा है जो मुझे भी आपको बताना है। तो वो बॉस बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बच्चा हूँ जिसे इतनी छोटी सी बात का पता नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम वाई हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो और इसीलिए तुम अपने इंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहो तब अपने स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जे मुझे लगता है उससे पहले मुझे तुम्हें एक चीज सिखानी
करनी होगी। तो जे बोलता है सर आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। तो वो बॉस बोलता है तुम्हारे पास एक चीज की बहुत ही ज्यादा कमी है और वो है मैजिक। अब से मैं तुम्हें मैजिक की ट्रेनिंग देने वाला हूँ जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त उस बॉस को चक्कर आता है जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है। लेकिन इसी वजह जे उसे संभाल लेता है और वो बोलता है अंकल आपने इतने टाइम से अपनी पावर को यूज नहीं किया था, लेकिन आज अचानक से आपने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया है। और इसी साथ हमें पता चलता है कि ये बॉस और कोई नहीं बल्कि जे का अंकल है। और इसी साथ हमें जे के अंकल जहवान की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जे के फादर किसी पर्सन से बोल रहे होते हैं मुझे घर पर अपने लिए कॉफी बनाना काफी ज्यादा पसंद है और मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूसियोंग के सामने और कोई नहीं बल्कि जहवान बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है ब्रदर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुमने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली। तुम्हें सब लोगों को इस बारे में बताना चाहिए था कि सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था बल्कि ये सब लोगों की साजिश है जिन्होंने तुम्हें इस सब में फंसाया है। तो यूसियोंग बोल रहा होता है अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो कोई भी पर्सन मेरा भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उन लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत मौजूद है और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे रिटायर होकर घर पर ही रहना चाहिए। तो ये बात सुनकर जहवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है ब्रदर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ह्यूमंस सच में बहुत ही ज्यादा इडियट्स हैं, उन्हें इस चीज का पता भी नहीं है कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से ये अर्थ अभी तक बची हुई है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो ड्रैगवान ने कब का इस पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और वो बुरा होता है और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस अर्थ को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लोगों को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उन्हें सिर्फ ये लगता है कि तुम्हारी वजह से लोगों की जाने गई हैं और तुम काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा क्राइम्स कर रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ झूठ है और एक दिन मैं इस सब को साबित करके रहूंगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर जे आ गया होता है जिसे देखकर यूसियोंग बोलता है मेरे प्यारे बेटे क्या तुम खड़े हो गए, इनसे मिलो, ये तुम्हारे अंकल है, इनका नाम जहवान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे भी अपने अंकल को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है मेरा नाम जे है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन हम देखते हैं कि जहवान तो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है क्या ये तुम्हारा बेटा है। लेकिन इस वक्त यूसियोंग जे को कमरे से बाहर भेज देता है और वो बोलता है तुम बाहर जाकर खेलो, मैं जल्दी ही बाहर आ रहा हूँ और मैं और अंकल हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो ये बात सुनकर जे भी हंसता हुआ इस कमरे से बाहर चला जाता है और इसी के साथ जहवान यूसियोंग को ऊपर चिल्लाते हुए उससे बुरा होता है क्या ये सचमुच तुम्हारा बेटा है, आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया, और अगर सचमुच ये तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर यूसियोंग बुरा होता है ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसे आराम से बैठकर सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर कभी भी मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये बात सुनकर जहवान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जहवान को होश आ गया होता है और वो बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तो जे बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग अपने घर में हैं, आप कल रात से बेहोश हो और आपको अभी होश आया है और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और इसी के साथ जहवान अपने तमाम जख्मों को देख रहा होता है जो कि अब हील हो चुके होते हैं और जहवान बोल रहा होता है मेरी पूरी बॉडी हील हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जैक को मुझे हील करने दिया, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो जे बोलता है अरे नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्या आप भूल गए हो आपने मुझे एक रिकवरी इंजेक्शन दिया था, मैंने उसे ही इस्तेमाल किया है। तो यह सुनकर जहवान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, वो इंजेक्शन तुम्हारे पास अभी तक मौजूद है। और इसी के साथ हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जहवान ने जे को एक इंजेक्शन दिया था जो कि एक रिकवरी इंजेक्शन है और जे बोल रहा होता है अंकल आखिर आपने मुझे ये सिरंज क्यों दी है, आप जानते हो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसे अपनी बॉडी को प्रयोग नहीं करूंगा। तो जहवान बोल रहा होता है इडियट, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और ये कोई मामूली सिरंज नहीं है, इसके अंदर जो इंजेक्शन है ये एक रिकवरी मेडिसिन है जो कि बहुत ही तेजी से इंसान की बॉडी को रिकवर कर देता है। अगर कभी भी तुम किसी डेंजर सिचुएशन में फंस जाओ या फिर कभी भी तुम इंजर्ड हो जाओ तो तुम इसे इस्तेमाल करके फौरन से अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो। लेकिन जी मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ क्या तुम सच में एक स्मगलर के काम करना चाहते हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह जाकर सिर्फ अपने स्कूल को अटेंड करना चाहिए। लेकिन ये बोलता है अंकल मैं जानता हूँ आपको मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, लेकिन मैं भी खुद को अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जहवान हंसते हुए बोलता है इतनी ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे फादर का ब्लड है और एक दिन तुम उनके जितने ही पावरफुल बनकर रहोगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे का अंकल बोल रहा होता है मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत बड़े इडियट हो, इसलिए तुमने बहुत ही पहले इस रिकवरी पोशन को ब्लैक मार्केट में बेच दिया होगा, लेकिन तुमने इसे अभी तक बचाया हुआ है। तो जे बोल रहा होता है वेल मुझे लगा था कि हो सकता है कि ये कभी मेरे काम आ जाए, लेकिन मैं जानता नहीं था कि मुझे इसे आपके ऊपर यूज करना होगा। और इसी के साथ जहवान बोल रहा होता है जे तुम इस रिकवरी पोशन को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते
सकते थे, लेकिन तुमने इसे मेरे ऊपर यूज क्यों किया है? तो ये बुरा होता है। आखिर ये आप क्या कह रहे हो? आपने बचपन से ही मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है और मैं ये बात जानता हूँ कि भले ही मैं अपने फादर के हॉस्पिटल के बिल्स को पे कर रहा था, लेकिन आप पहले ही मेरे फादर के हाफ बिल को पे कर दिया करते थे और आप डॉक्टर्स को भी इस बारे में बता देते थे कि वो मुझे इस बारे में ना बताएं कि आपने मेरे फादर के हाफ बिल को पहले ही पे कर दिया है। तो क्या मैं आपके लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? ये बात सुनकर जेवान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि उसने कभी भी जे को इस सब के बारे में नहीं बताया था कि वो उसके फादर्स के बिल को हमेशा टाइम पर ही पे कर देता है, ताकि जे को ज्यादा परेशान होने ना पड़े और वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर सके। और इसी के साथ जे बोलता है, वेल मैं कभी भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर आपने अपनी जॉब से रिटायरमेंट क्यों ले ली थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर थे, लेकिन आपने एक बहुत ही यंग एज में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, लेकिन आपने मुझे कभी भी इस चीज का रीजन नहीं बताया। तो जहवान जे के पास आ गया होता है और इसी के साथ जे जहवान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है जहवान की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, इसका रीजन ये था कि मुझे इस वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई है, इसीलिए मैंने अपने हंटर की जॉब से रिजाइन दे दिया। जहवान जे को बताता है, तुम्हारे फादर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर थे, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज्यादा लोगों ने तुम्हारे फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्राइम्स के इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिए और ये सब कुछ जिन लोगों ने किया था वो कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे, बल्कि वो लोग ड्रैगन्स, और सभी लोगों के सामने इन ड्रैगन्स ने ये चीज साबित कर दी कि तुम्हारे फादर सचमुच में एक क्रिमिनल है और उन्होंने आज तक बहुत ही ज्यादा क्राइम्स किए हैं। और उस वक्त वो लोग जो कि यूसियोंग के साथी थे, उनमें से एक पर्सन जैक भी था और जैक ये चीज जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत है, लेकिन जैक कभी भी यूसियोंग की या फिर जहवान की हेल्प नहीं और वो हमेशा ही इन चीजों से पीछे रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जहवान एक नोट के ऊपर कुछ चीज लिख रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम एक हंटर बनो, लेकिन हंटर बनने का फैसला तुम्हारा था और मैं अब और ज्यादा तुम्हें इस चीज से मना नहीं करने वाला। और इसी के साथ वो उस नोट के ऊपर एक अकाउंट नंबर को लिख देता है और इसी के साथ जहवान इस नोट को जे को देते हुए बोलता है, ये जो अकाउंट नंबर मैंने लिखा है ये मैंने तुम्हारे ही नाम पर बनाया था। आज तक तुमने जितने भी स्मगलिंग के ऑर्डर्स को डील किया है उसके बदले में हमें डीलर्स से जितने भी पैसे दिए जाते थे मैंने तुम्हें उनमें से काफी कम हिस्सा दिया है और बाकी सभी पैसे इस अकाउंट के अंदर मौजूद हैं और इस अकाउंट के अंदर मैंने भी अपने काफी ज्यादा पैसों को ट्रांसफर कर दिया है और इन सभी को मैंने इसलिए जमा करके रखा था ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सके। और क्योंकि अब तुम एक हंटर बनना चाहते हो तो इन पैसों की तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन ये सब चीजें सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, लेकिन आखिर आप अपने पैसों को मुझे क्यों देना चाहते हो? तो जहवान बुरा होता है, ये पैसे मेरे किसी भी काम के नहीं है, इसे तुम जैसे चाहो इन्हें वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे आ गए हैं तो तुम अय्याशियां करना स्टार्ट कर दो। इन पैसों को सही जगह पर ही यूज करना। और इसी के साथ जहवान वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त जे बोलता है, मैं चाहता हूँ आप नहीं चाहते थे कि मैं एक हंटर बनूं, लेकिन अब जब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ तो आपने मुझे फौरन से इसकी परमिशन दे दी है, क्या अब आप इसके अंगेस्ट नहीं है? तो ये बस इनका जहवान वहीं पर रुक जाता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम एक स्मगलर बनो और मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टैलेंट है जिसे मैं ज्यादा टाइम तक सभी लोगों से छुपा नहीं पाऊंगा और इसलिए अब मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो, इसलिए अब तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करता है और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और इसी के साथ जहवान यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक डंजन टाइप एरिया का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने सिटी के अंदर उस मॉन्स्टर्स वाले ट्रक को छोड़ दिया था। और इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, हम लोग जब भी मुलाकात करते हैं तो तुम लोग इसी तरह की बेकार जगह को चूज करते हो, हम लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो क्या तुम लोग मीटिंग के लिए किसी होटल को बुक नहीं कर सकते? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने ही कोई पर्सन बैठा हुआ होता है जो कि ग्रीट कर रहा होता है और वो बुरा होता है, हम जितनी भी मीटिंग्स करते हैं उनमें से कुछ ही मीटिंग्स होती हैं जिनके अंदर तुम मौजूद होती हो और वहाँ पर भी तुम कंप्लेन कर रही होती हो। तेरा सुनकर वो लड़की इस पर्सन को डांट मारते हुए बोलती है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा साथी कहाँ पर है? वो जब भी तुम्हारे साथ होता है मुझे लगता है वो तुम्हारा बेबी सीटर है जो हमेशा अपने बच्चे का ख्याल कर रहा होता है और अक्सर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा मालिक है और तुम उसके कुत्ते हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? और हम देखते हैं कि उस पर्सन को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, तुम जब भी बोलती हो बकवास ही करती हो, क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? तो ये बात सुनकर लड़की हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बुरी होती है, अरे जरा देखो तो इस लिटिल पप्पी को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो बस मजाक कर रही थी लेकिन तुम तो सचमुच एक पपी की तरह एक्ट कर रहे हो। तो ये बात सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो, मैं तुम्हारे मुंह में से तुम्हारी जबान को ही निकाल दूंगा। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं उस लड़की ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बुरी होती है, क्या सच में? इससे पहले कि तुम मुझे टच करो मैं तुम्हारे हाथों को ही कट कर दूंगी। और हम देखते हैं कि ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि इन दोनों को ही रोक देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, आयरन टैंक, तुम जानते हो कि हरन हमेशा ही सब लोगों से मजाक करती रहती है, तुम हमेशा उसके मजाक को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले लेते हो? तो बस सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, ठीक है मैं समझ गया,
मैं ही स्टूपिड था जिसने इस पागल औरत से पंगा लिया। तो वह सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, ये हुई ना बात। और इसी के साथ वो बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा कॉल्स की लेकिन तुमने मेरी एक कॉल को भी पिक नहीं किया। तो वह सुनकर वो पर्सन रोना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि उस पर्सन की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं जिसे वो रुमाल के साथ साफ कर रहा होता है और वो बुरा होता है। इस चीज में बात क्या करनी थी, हमारा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया था। और क्या तुम भूल गए हो, तुमने शर्त लगाई थी कि 100 लोग तो पक्का मरेंगे, लेकिन मुझे पता है कि 10 लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं मरा। ये बात सुनकर लड़की बोल रही होती है, अरे हाँ ये बात तो मैं भी जानती हूँ, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। जिसके बाद आयरन टैंक बोल रहा होता है, हमारा प्लान ये था कि वो मॉन्स्टर्स वहाँ पर टोटल 100 पीपल से भी ज्यादा लोगों को किल कर देंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ पर 2 लड़के आ गए जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स को संभाल लिया और उनकी वजह से हमारा प्लान भी बर्बाद हो गया। दोस्तों अभी के लिए हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं इसे बॉस ही बुलाऊंगा। तो वो बॉस बुरा होता है, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन न्यूज में ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि सिटी के अंदर उन मॉन्स्टर्स में से एक 5 स्टार का मॉन्स्टर भी था और वो लोग जो उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे गए थे उनकी फैमिली वालों को भी बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट दे दी गई है ताकि वो लोग मीडिया के सामने कुछ भी ना बोल पाए। और यही रीजन है कि हमारा प्लान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। और इसी के साथ वो बॉस बोलता है, अच्छा ये सब कुछ तो ठीक है, हमारा वो वॉरियर हाई स्कूल का स्टूडेंट कहाँ पर है। तो आयरन टैंक बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी पर्सन का शिकार करने के लिए गया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चलते हुए कोई पर्सन आ रहा होता है जो कि असलियत में वही लड़का है जिसकी ये लोग बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा ब्लड में कवर होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, मुझे माफ करना दोस्तों, क्या तुम लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया, मुझे लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका हूँ। तो वो बॉस बोलता है, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी। तो वो लड़का बोलता है, अरे कुछ नहीं बॉस, ये पर्सन मुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था तो मैंने इसका ऐसा हाल कर दिया। और हम देखते कि उसने चेन के साथ किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है और हमें उस पर्सन की बॉडी को देखने से ही पता चल रहा होता है कि इस लड़के ने इस पर्सन को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया है। और इसी के साथ आयरन टैंक बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, अगर तुम्हें इसे मारना था तो तुमने इसे डायरेक्ट किल क्यों नहीं कर दिया। तो वह सुनकर वह लड़का बोल रहा होता है, वेल सच बात तो यही है कि मुझे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसी के साथ वो पर्सन जिसे इस चेन से बांधा हुआ होता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो ये सुनकर वो लड़का उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, इडियट तुम इतनी ज्यादा जल्दी कैसे भूल सकते हो, क्या तुम जानते हो तुमने मुझे परेशान कैसे किया है। तुम्हें हमारे स्कूल की टॉप रैंकिंग में आने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, और तुमने स्कूल में एक और बहुत ही बड़ी गलती कर दी और वो गलती ये थी कि तुमने मुझसे पंगा ले लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चे, अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो लड़का इस पर्सन को यहीं पर किल कर देता है। और इसी के साथ उनका बॉस रोते हुए बोलता है, बच्चे तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, अगर तुम किसी पर्सन को इस तरह से किल कैसे कर सकते हो। और इसी के साथ वो आयरन टैंक भी बोल रहा होता है, ये पर्सन सच में बहुत ही बड़ा कमीना है, इसे लोगों को मारने से पहले उन्हें टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद वो लड़का बोलता है, बॉस आपने हमें हमारे अगले प्लान के बारे में नहीं बताया, हमारा पहला प्लान तो फेल हो चुका था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने एक और प्लान बनाया हुआ होगा, तो बताइए आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो वो बॉस बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, हमारा जो प्लान है उसे बहुत ही जल्द हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इस प्लान की शुरुआत हम लोग वॉरियर हाई स्कूल से करेंगे। तो ये बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम हरन है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और वो कह रही होती है, ये सुनने में तो काफी ज्यादा मजे का लग रहा है और लगता है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि सभी लोग चलते हुए इस जगह से जा रहे होते हैं और वो बॉस बोल रहा होता है, तुमने सही कहा, इस प्लान में इस बार बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और इस बार ये प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे टैक्सी में कहीं पर जा रहा होता है और इसी के साथ वो सायरम के साथ बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तो फिक्र मत करो, मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो सायरम मुझसे बोल रही होती है, जल्दी करो, तुम पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम यहाँ पर सायरम को देखते हैं जो की अपने हाथ को हिला रही होती है और वो मोबाइल पर जिससे बोल रही होती है, मुझे सामने से एक टैक्सी नजर आ रही है, क्या उसके अंदर तुम बैठे हुए हो, क्या तुम्हें मैं नजर आ रही हूँ, मैं बिल्कुल सामने ही खड़ी हूँ। और हम देखते हैं ये टैक्सी इन लोगों के पास की होती है और ये बोल रहा होता है, इस जगह पर आने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा है, आखिर ये जगह शहर से इतनी ज्यादा दूर क्यों है। तो सायरम बोल रही होती है, ये मेरे अंकल की स्पेशल जगह है जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग क्या करते हैं, लेकिन 1 वीक के लिए मैंने उनसे परमिशन ले ली है और अब से 1 वीक तक हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करेंगे ताकि तुम अपने इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो सको। लेकिन इसी वक्त उस टैक्सी में से कोई पर्सन निकल रहा होता है जिसके बारे में ये बोल रहा होता है, सायरम मैं तुम्हें इस पर्सन के बारे में बताना तो भूल ही गया, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है, मुझे इंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के लिए हेल्प कर सकता है, तो इसलिए मैं
इसे भी अपने साथ ले आया। लेकिन हम देखते हैं कि सायरम इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये इडियट इस पर्सन को अपने साथ क्यों लेकर आया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि श्योक है। लेकिन श्योक भी इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन इसी के साथ जे बोल रहा होता है श्योक ने बताया कि तुम उसके क्लासमेट हो और तुम दोनों फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरम इन लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद तमाम फैसिलिटीज को दिखा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल, एक ट्रेनिंग एरिना और इसी के साथ एक काफी अच्छा लॉन्च भी मौजूद होता है जहाँ पर ये किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक जिम भी मौजूद है। और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सायरम से बोल रहा होता है इस बिल्डिंग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज है, क्या तुम्हारे अंकल सच में इस बिल्डिंग को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही यूज करते हैं? तो सायरम बोलती है जी तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानते लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स को भी खरीद लेते हैं और कोई भी पर्सन उन माउंटेन्स पर उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता। इसी के साथ सायरम बोलती है जे आखिर तुम इस लड़के को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम जानते हो ये पर्सन हमारे इसका बहुत ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है और ये बहुत पावरफुल सीनियर्स को भी ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे वो लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। लेकिन अगर सच बताऊं तो उन सीनियर्स को इस पर्सन से ज्यादा डर लगता है। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है ये तो तुम्हारा क्लासमेट है ना, क्या तुमने पहले कभी श्योक से बात नहीं? तो सायरम बोल रही होती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो हमारी क्लास में मैंने क्या कभी भी किसी पर्सन ने इस। लेकिन इसे जे चिल्लाकर श्योक से बोलता है श्योक आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने तो बोला था कि तुम ट्रेनिंग में मेरी हेल्प करोगे, लेकिन मुझे लगता है तुम तो यहाँ खुद एंजॉय करने के लिए आए हो। लेकिन ये बात सुनकर श्योक हंसते हुए जे के पास भागता हुआ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं गुस्सा मत करो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। और इसी के साथ श्योक जे से सॉरी भी बोल रहा होता है। और श्योक की ऐसी हरकतों को देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये चल क्या रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? लेकिन इसी के साथ जे श्योक के बारे में सोच रहा होता है और हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जे श्योक से बोल रहा होता है श्योक अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहते हो? और तुमने बताया कि सायरम तुम्हारी क्लासमेट है, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? तो ये बात सुनकर श्योक बोल रहा होता है वेल हम दोनों एक ही क्लास में है और तुम ऐसा समझ सकते हो कि हम दोनों ही फ्रेंड्स हैं, लेकिन असलियत में मैंने कभी भी सायरम से बात नहीं की है क्योंकि मुझे उससे बात करने में काफी ज्यादा डर लगता है। और सच बताऊं तो मैं उसे काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ क्योंकि वो हमारी क्लास की एक काफी ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है श्योक कहीं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, मुझे लगता है तुम किसी और सायरम की बात कर रहे हो। तो श्योक बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, शायद तुम जानते नहीं लेकिन सायरम हमारी क्लास में किसी भी पर्सन से ज्यादा बातें नहीं करती है और हमारी क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सायरम से बात करने में भी डर लगता है क्योंकि सायरम हमारे स्कूल की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्चर है। और श्योक की ऐसी बातें सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे सायरम और श्योक से बोल रहा होता है हमारे पास यहाँ पर पूरा एक वीक है, लेकिन अगर हम लोग इस वीक को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं और हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसी साथ जी पूरा होता है सायरम तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने प्रीवियस लास्ट डेज में दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ फाइट किया है और इस चीज से मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग एक दूसरे को अपनी स्किल्स सिखाएंगे ताकि इससे हमारी स्किल्स बेटर हो सके। और इसी साथ जे इन दोनों से बोल रहा होता है वैसे सायरम मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम लोगों के कुछ और दोस्त होते तो हम उन्हें भी इस फैसिलिटी में बुला सकते थे और उन लोगों से गाइडेंस ले सकते थे, लेकिन सच में ये यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम दोनों का एक भी फ्रेंड नहीं है और भले ही तुम्हें वारी हाई स्कूल में इतना ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन तुम लोग अब भी अपने स्कूल में बिल्कुल एक अजनबी की तरह हो। और जे की ऐसी बातों को सुनकर श्योक और सायरम दोनों को ही काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो जे को कुछ भी नहीं बोलते। और इसी के साथ सायरम बोलती है जे तुमने ये तो बोला है कि हम लोग एक दूसरे को अपनी स्किल सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हम तीनों की स्किल्स ही बिल्कुल डिफरेंट है और अगर हम अपने स्किल्स को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमारा कोई फायदा होने वाला है। तो जे बोलता है सायरम मैंने ये नहीं बोला, क्या हमारे लिए यही जरूरी है क्या हम लोग अपनी स्किल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें? क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम मैजिक को यूज कर सकती हो और तुम हमें अपने मैजिक को सिखा सकती हो और क्योंकि मैं कॉम्बैट फाइटर हूँ तो मैं अपने कॉम्बैट स्टाइल को तुम लोगों को सिखा सकता हूँ। ये बात सुनकर सायरम बोल रही होती है जी वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों को अपने मैजिक को सिखा पाऊंगा? मेरा मैजिक बहुत ही ज्यादा वीक है। ये बात सुनकर जी बोल रहा होता है मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है अगर तुम ट्राई करोगी तो हम बहुत आसानी से उसे लर्न कर लेंगे। और इसी के साथ हम श्योक को देखते हैं जो कि सायरम को घूरते हुए उससे बोलता है सायरम अगर तुम मुझे मैजिक नहीं सिखाना चाहती तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे मना कर सकती हो। और श्योक के इतनी खतरनाक फेस को देखकर सायरम बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, लेकिन इसी के साथ श्योक सोच रहा होता है मैंने अभी सायरम के साथ बहुत ही ज्यादा पोलाइटली तरीके से बात की है, वो मुझे मैजिक जरूर सिखाएगी। लेकिन श्योक को ये नहीं पता होता कि उसने तो असलियत में सायरम को काफी ज्यादा डरा दिया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया होता है। और इसी के साथ सायरम बोल रही होती है तुमने बताया है कि तुम पूरे एक मंथ के लिए अपने बॉस के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो,
मुझे नहीं पता तुम इस ट्रेनिंग में क्या सीखोगे, लेकिन अपनी ट्रेनिंग का सही से यूज करना ताकि तुम्हें इंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये बुरा होता है। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है और वह मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं, जिनमें से एक लड़की बोल रही होती है, सिस्टर मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि अनीशा और उसके फ्रेंड्स हैं। और इन्हें यहाँ पर देखकर सैरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वह बोल रही होती है, अनीशा आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इन लोगों को यहाँ पर देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग हैं कौन और ये यहाँ पर कैसा है। लेकिन इसी के साथ अनीशा बोलती है, सैरम शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अंकल ने मुझे इस चीज की परमिशन दी हुई है कि मैं जब चाहूँ इस जगह पर आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकती हूँ और हम सभी लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ही आए हैं। इसके बाद सैरम जे से बोल रही होती है, इस लड़की का नाम अनीशा है और ये मेरी कजन है, हम दोनों ही सेम एज के हैं। और इसी के साथ अनीशा बोल रही होती है, सिस्टर मुझे लगता है तुम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई हो, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। और इसी के साथ वो एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये हमारे स्कूल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और ये हमारे कॉम्बैट स्टाइल को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ वो यहाँ पर उन दोनों लड़के और लड़की के बारे में बता रही होती है कि वो दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और वो उसके दोस्त हैं। और इसी के साथ अनीशा बोलती है, सिस्टर मुझे ये कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें घर वापस चला जाना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर मेरी क्लास के और भी बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स आने वाले हैं और हम एक साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर सैरम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोलती है, आखिर हम लोग वापस क्यों जाएं? इस जगह की मैंने भी अंकल से परमिशन ली हुई है, हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते। लेकिन इस वक्त जी बोलता है, मुझे लगता है इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्पेस मौजूद है, तो आखिर हम में से किसी भी पर्सन को यहाँ से जाने की जरूरत क्या है, हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वैसे भी इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा रूम्स मौजूद हैं जहाँ पर तुम लोग अपने दोस्तों के साथ आराम से स्टे कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ वो सीनियर बोलता है, लड़के आखिर तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कभी भी अपने वारी हाई स्कूल में नहीं देखा, क्या तुम हमारे वारी हाई स्कूल के ही स्टूडेंट हो? तो ये बोलता है, नहीं मैं वारी हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन मैं वारी हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं बहुत ही जल्द वारी हाई स्कूल में ट्रांसफर हो जाऊंगा। और ये बात सुनकर अनीशा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और इसी के साथ इन लोगों में वो लड़की अपने साथी से बोल रही होती है, क्या ये लड़का पागल है? क्या इसे सच में लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम को पास करना इतना ज्यादा आसान है, जो ये इतने कैजुअल तरीके से बोल रहा है कि बहुत ही जल्द हमारे स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम उस सीनियर को देखते हैं जिससे इस वक्त जे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, बच्चे मुझे लगता है शायद तुम यहाँ पर सिचुएशन को नहीं समझ रहे, इसलिए मैं काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं। मैं जानती हूँ तुम लोगों को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से चले जाने चाहिए क्योंकि हम लोगों को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर जे बोलता है, लेकिन आखिर हम लोग यहाँ से क्यों जाए जबकि हम तुमसे पहले ही इस जगह पर आए हैं और तुम लोग तो अभी यहाँ पर आए हो। लेकिन इस वक्त हम देखते वो सीनियर जे के फेस पर एक पंच मारता है और इस पंच की वजह से जे काफी ज्यादा कराहना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, अगर तुम मेरे ऊपर इस तरह अटैक कैसे कर सकते हो, जबकि मैं तो बस पोलाइटली तरीके से तुमसे बात कर रहा था। और इस सीनियर की इस तरह अटैक करने की वजह से अनीशा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, सीनियर आखिर आपने इस लड़के के ऊपर अटैक क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ वो सीनियर सोच रहा होता है, मैंने तो इस लड़के को बहुत ही हल्का सा पंच मारा था, तो आखिर ये इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे मैंने इसके फेस पर बहुत ही जोर से हिट लगाई है। और इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि इस वक्त भी काफी ज्यादा कराह रहा होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम किसी पर्सन को इस तरह से हिट कैसे कर सकते हो, जबकि मैं तुमसे इतनी नाइस तरीके से बात कर रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे हिट कर दिया। लेकिन इसी के साथ जे उस पर्सन से बोलता है, तुमने मेरे ऊपर पहले अटैक किया है, अब मुझे इसका बदला चाहिए। और ये बात सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा कैमरास को इंस्टॉल किया हुआ है और इस वक्त जिस जगह पर ये सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा कैमरास मौजूद हैं और इन कैमरास में ये चीज भी रिकॉर्ड हो गई होगी कि उस सीनियर ने जे के ऊपर अटैक किया था और इस चीज को जे इस पर्सन के खिलाफ एज अ प्रूफ यूज कर सकता है। और इसी के साथ सायरम सोच रही होती है, आखिर जे यहाँ पर करना क्या चाहता है, मैं जानती हूँ वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन क्या सच में इस सीनियर की हिट इतनी जोरदार थी कि जे के फेस पर अब भी पेन हो रही है। और इसी के साथ वो सीनियर बोलता है, लड़के मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी जोर से अटैक नहीं किया। ये बात सुनकर जे बोलता है, सायरम क्या तुमने देखा, ये पर्सन बोल रहा है कि इसने मेरे ऊपर बिल्कुल भी जोर से अटैक नहीं किया, जबकि इसके अटैक की वजह से मुझे कितनी ज्यादा पेन हो रही थी। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए या फिर मुझे तुम्हारे अंकल से बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंकल खुद इस पर्सन से बात कर सके। लेकिन ये बात सुनकर पर्सन चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और चुप हो जाओ, ठीक है मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जे उस पर्सन से बोलता है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता क्योंकि तुमने मेरे फेस के ऊपर अटैक किया था, इसलिए मैं भी बस तुम्हारे फेस के ऊपर एक हिट लगाना चाहता हूँ। तो वह सुनकर अनीशा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ वो सीनियर भी काफी ज्यादा
हैरान होता है आखिर ये कमीना करना क्या चाहता है। कहीं ये जानबूझकर मुझे इन सभी लोगों के सामने एम्बेरस तो नहीं करना चाहता। लेकिन इसी के साथ ये बुरा होता है अगर तुम मेरी कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे लगता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे यहाँ पर सैरम के अंकल को बुलाना होगा। लेकिन इसी वक्त वो सीनियर बोलता है ठीक है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, इसलिए तुम भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। और इसी वक्त हम देखते हैं जे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस सीनियर के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसने इस सीनियर के काफी ज्यादा दांत भी तोड़ दिए होते हैं। और इसी के साथ जे बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। और हम देखते हैं कि वो पर्सन बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वो जे के इस अटैक से घबरा कर काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ उसे कुछ भी समझ नहीं आई होती और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, मुझे लगा था इस पर्सन ने मेरे फेस पर अटैक कर दिया है लेकिन मेरा फेस तो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ उस पर्सन का दोस्त उससे बोलता है सीनियर आखिर आप कर क्या रहे हो, आपने उससे बोला था कि वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है तो आखिर आप इस तरह डॉज क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, मुझे पूरा यकीन है इस पर्सन ने मेरे फेस के ऊपर अटैक किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन ने मेरे ऊपर कोई मेंटल अटैक किया था। और इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त काफी पावरफुल और रिलीज हो रहा होता है और वो बुरा होता है मिस्टर आखिर तुम कर क्या रहे हो, अभी हमारी डील पूरी नहीं हुई और मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जे ने असलियत में यहाँ पर गई उनकी मेंटल स्किल को यूज करके इस पर्सन के ऊपर एक मेंटल अटैक किया था। और इसी के साथ अनीशा उस सीनियर से बोलती है सीनियर क्या आप यहाँ पर मुझे एम्बेरस करने के लिए लाए हो, आपने पहले उस लड़के के ऊपर अटैक किया था और अब बदले में वो लड़का भी आपके ऊपर एक अटैक करना चाहता है और मुझे नहीं लगता कि एक अटैक से आपको कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है अनीशा मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था लेकिन मैं इस पर्सन से अपोलोगाइज करने के लिए तैयार हूँ, क्या इतना काफी नहीं है। तो ये बात सुनकर जे बोलता है ओ तो तुम मुझे सिर्फ सॉरी बोलकर इस सारे मामले को खत्म करना चाहते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। और ऐसे जे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ उस सीनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। और ऐसे वक्त वो सीनियर भी जे के ऊपर अटैक करता है लेकिन जे बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज करके उस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और इस चीज की वजह से उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। और इसी के साथ वो दोबारा से जे के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जे ने बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है जिन्हें जे भी बहुत ही तेजी से डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो लड़का जे को एक बहुत ही जोरदार पंच मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन उससे पहले ही जे उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है लेकिन उस पर्सन ने भी इस अटैक को टाइम पर ही डॉज कर लिया होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन इसी वक्त जे बहुत ही तेजी से उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है तुमने मेरे ऊपर एक हिट लगाई थी जिसके बदले में मैंने तुम्हारे फेस के ऊपर हिट लगाई थी लेकिन अब दोबारा से तुमने अटैक करने पर मुझे मजबूर किया है। और इसी वक्त जे उसके पैर में एक बहुत ही जोरदार अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और ये देखकर अनीशा की साथी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है क्या ये लड़का सच में कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट है, इसका कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जे उस पर्सन को हाथ देकर उसे उठने के लिए बोल रहा होता है लेकिन वो पर्सन जे को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है जिसके बाद दोबारा से जे चलता हुआ सायरम के पास आ चुका होता है और सायरम जे से बोल रही होती है जे क्या ये सब कुछ करना जरूरी था, आखिर तुमने ये सब क्यों किया है। तो जे बोल रहा होता है सायरम फिक्र मत करो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस कैमरास की रिकॉर्डिंग को सेव रखना क्योंकि अगर तुम्हारे अंकल ने तुमसे कुछ भी बोला तो तुम उन्हें ये रिकॉर्डिंग दिखा सकती हो और तुम उन्हें ये बता सकती हो कि ये सब कुछ इन लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है जे लेकिन फिर भी क्या ये सब करना जरूरी था, ये पर्सन हमारे स्कूल का एक सीनियर है और तुम भी वाली हाई स्कूल में ही एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये पर्सन आगे चलकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो जे बोलता है सायरम ये बात तुम भी जानती हो कि स्कूल में बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और हम हमेशा ही ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें मिलकर ही ऐसे लोगों का सामना करना होगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसके अचानक अटैक करने की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर्सन के दोबारा अटैक करने की वजह से अनीशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने अपने मैजिक को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही आसानी के साथ अपने मैजिक से इस सीनियर को पकड़ लेती है और उसने उस पर्सन को हवा में उठा लिया होता है। और इसी के साथ अनीशा बोल रही होती है सीनियर मुझे लगा था कि हमें तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा लेकिन तुम सिर्फ एक यूजलेस पर्सन हो और तुम्हारी वजह से यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा एम्बैरस होना पड़ा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सायरम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है अनीशा ने अपने मैजिक को पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और वो बहुत ही आसानी से अपने मैजिक को यूज कर पा रही है। लेकिन इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल वही पावर है जो उस वक्त एक्टिवेट हुई थी जब मैंने उस 5 स्टार मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी, लेकिन अब अचानक से ये पावर खुद एक्टिवेट कैसे हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की जो मैजिक यूज कर रही है इस मैजिक को महसूस करके मेरी पावर खुद ब खुद रिएक्ट कर रही है। लेकिन इसी के साथ अनीशा जे से बोलती है लड़के क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी बहन तुम्हें कितनी
इतनी अमाउंट पे कर रही है। मैं चाहती हूँ कि जब तुम ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल में आओ तो तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और इसके बदले में तुम्हें जितनी भी अमाउंट चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर सायरम चिल्लाकर बोलती है, अनीशा आखिर ये किस तरह का मजाक है? जे मेरा एक फ्रेंड है और मैं उसकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि वो आसानी से वारिया हाई स्कूल में ट्रांसफर हो सके। लेकिन इसी के साथ अनीशा बोलती है, सिस्टर शायद तुम गलत समझ रही हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं किया और ये इस पर्सन के लिए मेरी एक ऑफर है। ये जब भी चाहे ये आकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और उसके बदले में मैं इसे इतनी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ जो इसने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इस चीज का तो अंदाजा हो चुका है कि तुम्हें अपनी कजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और शायद तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी कजन आगे ग्रो ना कर पाए और तुम उसके ग्रो करने वाले तमाम रास्तों को ही बंद करना चाहती हो। इसी के साथ जे उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है, तुम देखने में एक नोबल लगती हो लेकिन असलियत में तुम एक बहुत ही ज्यादा गिरी हुई लड़की हो जो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और जे की इन तमाम बातों को सुनकर अनीशा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उस सीनियर को जिसे उसने अपने मैजिक के साथ पकड़ा हुआ था उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारा सीनियर है, तुमने उसे यहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया होगा, क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? इसी के साथ अनीशा की फ्रेंड उससे बोलती है, अनीशा आखिर तुमने सीनियर के साथ ऐसा क्यों किया? इनकी क्लास के कुछ और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं और ये यहाँ पर सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए ही आए थे। तो अनीशा बोलती है, शट अप, ये पर्सन उन सभी लोगों का लीडर है और अगर उनका लीडर ही इतना ज्यादा यूजलेस है तो वो लोग कितने ज्यादा यूजलेस होंगे। इसी के साथ उन लोगों से बोलती है, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, हम लोग फिर कभी इस जगह पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ अनीशा जाते हुए बोलती है, सिस्टर क्योंकि तुम यहाँ ट्रेनिंग करना चाहती हो तो तुम जब तक चाहो ट्रेनिंग कर सकती हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कर भी लेती हो तो इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो वह सुनकर जे को गुस्सा आ रहा होता है और वो अनीशा से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन इस वक्त सायरम उसे रोक देती है और वो बुरी होती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसी है, उसे जाने दो। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ से चले गए होते हैं और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सीनियर जो कि बेहोश पड़ा हुआ था उसे अब होश आ रहा होता है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसके पास श्योक आ गया होता है जो कि बोलता है, ओ तो तुम्हें होश आ चुका है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन श्योक को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी के साथ श्योक हंसता हुआ बोलता है, जे इस पर्सन को होश आ गया है, तुम इसे चेक कर सकते हो। और ये बात सुनकर सीनियर काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो पर्सन सोच रहा होता है, ये पर्सन तो हमारे स्कूल का श्योक है और सभी लोग कहते हैं कि ये पर्सन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर इस जगह पर क्या कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।